हेलो एवरीवन एंड वेलकम। बच्चों, एक्स ग्रुप का जो आने वाला एग्ज़ाम है उसको देखते हुए मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि नेवी, एसएसआर, डबल ए के लिए भी बहुत ही यूज़फुल होगी। 90% क्वेश्चंस एनडीए के लिए भी यूज़फुल हैं, क्योंकि एनडीए का सिलेबस थोड़ा कम होता है, इसलिए मैं 90% क्वेश्चन बोल रहा हूँ। कुछ टॉपिक उसमें नहीं होते हैं। क्वेश्चन मैंने किसी पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं उठाए, बल्कि जो मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे हैं वो मैंने इसमें लिए हैं, जो कि मेरे एक लंबे अनुभव है, मेरा जो टीचिंग का जो मेरा लंबा अनुभव है, तथा जो बच्चे पहले पेपर दे के आए हुए हैं उनसे मैंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो उन क्वेश्चन के आधार पे मैंने ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बनाई है। आप इन्हें ज़रूर करें, तथा मेरे द्वारा जो मॉक टेस्ट में मैंने क्वेश्चन दिए हैं उनकी भी आप प्रैक्टिस करें, और जो मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रखे हैं उनकी आपकी प्रैक्टिस करें। तो हम करते हैं स्टार्ट। देखिए, पहला प्रश्न है, इसमें आपको 120 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लकड़ी का लट्ठा दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो लकड़ी का जो लट्ठा है इसके द्रव्यमान को तो मैं मान लेता हूँ कैपिटल M, राइट। और वो पानी में तैर रहा है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि इस पर कितना भार रखा जाए कि लट्ठा पानी में डूब सके। अब मान लीजिए जो हम भार रख रहे हैं द्रव्यमान, वो स्मॉल लेटर से मान लीजिए इतना, राइट। अब याद रखिए, वो लट्ठा जब तैर रहा होगा, देखिए ये लट्ठा है, ये तैर रहा है, ठीक है, और अभी ये जो है यहाँ पे है। अब हमें इसके ऊपर एक ऐसा द्रव्यमान रखना है, मान लीजिए ये था ये और ये हो गया ये, कि ये पूरा जो है अब यहाँ तक पानी ये डूब जाएगा। तो याद रखना इसमें आपको कि इस केस में जो कुल भार होगा, कुल भार मतलब एक तो होगा जो राफ्ट ऑफ वुड है, जो लट्ठा है उसका द्रव्यमान, उसका भार यानी कि mg, राइट, प्लस जो हमने उस पर द्रव्यमान रखा है उसका भी भार आएगा, ये लीजिए, और ये बराबर हो जाएगा उत्प्लावन बल यानी कि बायोंट फोर्स के। और बायोंट फोर्स जो होता है वो डूबा हुआ आयतन, इमर्स वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड यानी कि जो द्रव है उसका घनत्व, हमारे केस में वाटर है, इनटू जी। बस, तो ये वाला कंसेप्ट लगना है, ठीक है बच्चों। तो मैं इसको पूरा तरीके से लिख रहा हूं, बस जितनी हमें रिक्वायरमेंट है मैं वही स्टेप लिख रहा हूं। तो ऐसे केस में लट्ठे का भार प्लस जो द्रव्यमान हमने रखा उसका भार बराबर उत्प्लावन बल, बायोंट फोर्स। अच्छा, अब देखो इसमें तो ये तो हो गया, जी तो आपका कैंसिल हो गया, राइट। और ये आपको दे रखा है 120 और ये हमें निकालना है। अब याद रखिए जो आयतन होता है, ठीक है, डूबा हुआ आयतन। अब देखो जो ये लट्ठा था ये पूरा का पूरा डूब गया, तो जो इसका आयतन आएगा वो द्रव्यमान, जो इसका द्रव्यमान दे रखा था मास, वो कितना दे रखा था 120, ठीक है। आयतन बराबर द्रव्यमान यानी कि मास अपॉन डेंसिटी, घनत्व, और घनत्व हमें दे रखा है ये 600, ये दे रखा है 600, ठीक है। तो ये 600 दे रखा है, इसको हम ले लेते हैं। तो ये हो गया 600, राइट, इनटू, और अब हम यहाँ लेते हैं, ये जाहिर है हमारा द्रव जल है, तो जल का घनत्व होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आ जाएगा 200। तो यानी 120 प्लस m इक्वल 200, और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ गया 80 kg, ठीक है। तो यानी कि हमें इस पे जो रखना है द्रव्यमान वो 80 kg रखना है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उत्प्लावन आर्किमिडीज जो वाला प्रिंसिपल है प्लवन, उस चैप्टर से आ रखा है। तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो गया 80, यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो सिंपल सा है कि जब भी हमें ऐसा एक ट्रक तथा एक कार की गतिज ऊर्जाएं समान हैं, उन्हें ब्रेक लगाकर समान मंदन बल द्वारा विरामावस्था में लाया जाता है। किसमें न्यूनतम दूरी तय होगी? ट्रक, कार, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन है वो कहता है कि एक कार और ट्रक है, दोनों की गति ऊर्जा समान है।
ठीक है, और दोनों पे समान अवरोधी बल लगाए गए, तो रुकने से पहले कौन कम दूरी तय करेगा? तो इसका एक तरीका तो हमारा होता है गति के समीकरणों से, इक्वेशन मोशन से, लेकिन मैं आपको उसमें नहीं कराऊंगा, उससे लेंथी होता है। आप एक थ्योरम हमारी, उस थ्योरम से करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो वो प्रमेय क्या कहती है? वो कहती है वर्क डन बाय एनी फोर्स, वर्क डन बाय एनी फोर्स, किसी बल द्वारा कृत कार्य, ठीक है। तो जो वर्क होता है यानी जो वर्क डन बाय एनी फोर्स इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, यानी कि किसी बल द्वारा कृत कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, और कार्य यानी जो वर्क होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, यानी बल गुणा विस्थापन। और ये आपको दे रखा है इतना, राइट। अच्छा, अब देखो एस, ये डेल्टा के अपॉन एफ। अब वो कह रहा है कि उनकी गति ऊर्जाएं बराबर थी, तो जब उनकी गति ऊर्जा बराबर थी, जब वो गति में थे, और जब वो रुकेंगे तो भी बराबर 0-0, तो कहने का मतलब है उसमें जो गति ऊर्जा में परिवर्तन आया है वो सेम आएगा दोनों में। और जब आपने उस पर समान अवरोधी बल लगाया, जब कह रहा ना वो इक्वल, जब आपने उस पर समान अवरोधी बल लगाया है ये, तो एफ भी समान है, और जब दोनों चीज समान है तो यानी S1 बराबर S2। इसका मतलब है कार ने जो डिस्टेंस कवर करी और जो ट्रक ने डिस्टेंस कवर करी, दूरी तय करी, वो दोनों ही क्या आएंगी? सेम आएंगी। तो कहना मतलब है दोनों में ही बराबर दूरी चली जाएगी, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज में मत उलझना, ये बोथ आ जाएगा, राइट। एक पिंड का संवेग 25% बढ़ा दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी 25%, 5%, 56.25%, 38%। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें संवेग बढ़ाया जा रहा है 25%। देखो वैसे तो इसका प्रॉपर मेथड जो है ये बता देता हूं मैं, लेकिन मैं आपको चाहूंगा कि इसको आप छोटे मेथड से करो, लघु विधि से करो। तो वैसे तो क्या करना होता है, देखिए इसमें हमारा जो लगता है कंसेप्ट के इक्वल पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। तो ये तो है काइनेटिक एनर्जी गति ऊर्जा, ये मोमेंटम संवेग, ये द्रव्यमान मास, ठीक है। तो हमारे केस में केवल p चेंज हो रहा है, तो अब हम लगाएंगे k प्रोपोर्शनल p स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारा हो जाएगा k2 अपॉन k1 इक्वल p2 अपॉन p1। अब आप सोच सकते हो कि आपने पहले k2 क्यों लिखा, k1 क्यों लिखा, अभी मैं इसमें बताऊंगा आपको, यहाँ पे आएगा वो ये। अब देखो इसमें वो कहता है कि बढ़ा दी गई है ना, हमने जो है 25% बढ़ा दी, तो सोचिए कि 25% बढ़ाने पर अब कितना हो गया P2, अब P2 हो जाएगा 125%, ठीक है, 125% ये आ जाएगा, हो जाएगा ठीक, ये P। और ये वैल्यू आप यहाँ रखेंगे 1, 2, 5 और इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको, हाँ। और इसको आप सॉल्व करेंगे, ये P से P कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 5/4 स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 25/16, ठीक है। अच्छा, तो ये 1 से ज़्यादा है, और जब 1 से ज़्यादा आएगा तो इंक्रीजेस आएगा, वृद्धि यहाँ ऑलरेडी वृद्धि दे रखी है, तो हमें निकालना है परसेंटेज चेंज, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गति ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन। तो इसके लिए हम लगाते हैं K2 अपॉन K1 माइनस 1 इंटू 100, और जब हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 25/16 यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे 9/16 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 100, और जब इसको आप सॉल्व करिए, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको हम, तो हमारा यहाँ पे सॉल्व करके ये कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको 4 बार, इसको 25 कर देते हैं, लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 225 और ये जाएगा आपका 4, और जब आप इसको सॉल्व करोगे परसेंटेज करके तो ये हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ गया, और ये 6 आ गया 0.25%।
देखो ये तो इसका प्रॉपर मेथड है, जो कि मैं नहीं चाहूँगा आप इस मेथड से करो। तो मैं, अगर आपने मेरे पहले के वीडियो हैं शॉर्ट ट्रिक वाले, अगर वो देखे होंगे तो उसमें मैंने एक फार्मूला दे रखा है कि जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप ये वाला ट्रिक अप्लाई करो, ये ठीक है। हाँ, ये मैंने इसलिए लिख रहा हूँ कि कंसेप्ट बताना था आपको, यहाँ पे मुझे ये लगाया करें। यहाँ जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ तो मैं समझा रहा हूँ, इससे टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप बहुत क्विकली कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बोलेंगे वृद्धि इंक्रीज तो प्लस साइन करना, डिक्रीज बोलेंगे, कमी बोलेंगे, माइनस करना। तो हमारे केस में क्या बोला, इसमें इंक्रीजेस बोला हुआ है, ठीक है। तो इंक्रीजेस बोला हुआ है तो हम उसमें प्लस साइन करेंगे, राइट। हाँ, तो देखो अब ये 200 में ऐड कर दो 25, तो ये आ जाएगा आपका 225, ठीक है, प्लस, और ये प्लस ही आएगा, देखो प्लस है ना, यहाँ पे प्लस ही आएगा, तो 25 ये, अच्छा, अपॉन 100। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आप देख लेना, ये आपका 56.25% आता है। तो देखो कितना क्विकली हो गया, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं ये प्लस माइनस का मतलब क्या है। जैसे माना अगर वो बोलता है कमी तो -25, जैसे मैं बोलता ना कि 25% कमी कर दी जाए, तो आप यहाँ पे 200 माइनस 25 यानी कि 175 करते हैं, और यहाँ पे -25 आता है, तो वो माइनस फिर यहाँ पे बाहर माइनस आ जाता है। तो इस शॉर्ट ट्रिक में ध्यान रखना है कि अगर ये प्लस, अगर इसमें वैल्यू पुट करने पर प्लस आ रहा है आपका, तो वो वृद्धि होती है, इंक्रीज होता है, और अगर माइनस आ रहा है तो वो डिक्रीज होता है, कमी होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब शॉर्ट ट्रिक, ऐसे काफी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो खैर, नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको एक वाणी प्रकाश दे रखा है, और इसमें एक वाणी प्रकाश दे रखा है, उसकी वेवलेंथ दे रखी है 4200 एंगस्ट्रॉम वायु में, और आपसे पूछा हुआ है कि जल में उसकी वेवलेंथ क्या होगी, और जल का अपवर्तनांक दे रखा है। तो याद रखिए, अगर आपको किसी माध्यम में अब वेवलेंथ निकालनी है तो उसके लिए लैम्डा, जैसे माना मुझे वाटर निकालनी है, तो वेवलेंथ इन वाटर है, तरंग दैर्ध्य इन जल में है ना, तरंग दैर्ध्य तो निकालनी है। तो यह आ जाएगा आपका जो वेवलेंथ होगी एयर में डिवाइडेड बाय जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ये वाला फार्मूला लगाना है आपको, ठीक है। हाँ, तो जैसे मैंने एयर बोला, कभी यहाँ पे निर्वात वैक्यूम भी हो जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के भी आपके काफी आते हैं। तो अब एयर में दे रखा है आपको 4200 एंगस्ट्रॉम, और वाटर का दे रखा है 4/3, ठीक है, 4/3 दे रखा है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका, सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1050, इसको आपने करा 4 इंटू 3 कर दिया, तो ये सॉल्व करके 3150 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये आपने 4 से डिवाइड कर दिया, राइट। तो ये आ जाएगा आपका 3150, तो 3150 एंगस्ट्रॉम आपका है बी ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट, एक ऊर्ध्वाधर केश नली में जल 10 सेंटीमीटर लंबाई तक चढ़ता है। यदि नली को 45 डिग्री झुका दिया जाए तो नली में चढ़े हुए जल की लंबाई होगी 10 सेंटीमीटर, 10 √2 सेंटीमीटर, 10/√2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। देखो ये चैप्टर, ये आपका चैप्टर सरफेस टेंशन से आ रखा है। तो इसमें याद रखिए आप, जैसे मान लीजिए ये कोई, ये लीजिए आप इसको, ये कोई द्रव है इसमें, और ये केश नली है, केश नली यानी कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है, और इसमें द्रव चढ़ा हुआ है, यहाँ तक चढ़ा हुआ है द्रव, ये मान लीजिए, इतना मान लीजिए। अब हमने इसको टिल्ट कर दिया, ठीक है, टिल्ट कर दिया, तो वो कह रहा है कि इसको हमने झुका दिया, ठीक है, ये मान लीजिए इसको हम झुका देते हैं ऐसे, ये झुका दिया, ये झुका दिया ऐसे, ये आ जाएगी। तो याद रखिए, ये जितना हाइट रहेगी ना, ये हाइट जितनी रहेगी, ये भी अब उतनी रहेगी। तो सिर्फ आपसे ये पूछा हुआ है, यानी जो केश नली है ना, लेंथ ऑफ द वाटर इन ट्यूब, जो ये वाटर है इसकी लेंथ पूछी हुई है, इसकी लेंथ। तो देखो ऊंचाई तो सेम वही रहेगी, ठीक है,
और उसने कहा कि हमने उसको झुका दिया 45 डिग्री कोण पे, तो ये वाला कोण जो है 45 डिग्री है ये, और ये 90 है, तो ये भी 45 आ जाएगा आपका, तो ये वाला कोण भी 45 डिग्री आ जाएगा। और आपको ये निकालनी है एच डैश, ये वाली, ठीक है। तो इसमें आप लगा देंगे कॉस, कॉस कॉस 45 डिग्री इक्वल, ठीक है। तो ये बेस हो जाएगा एच और ये हाइपोटेनस जाएगा एच डैश, राइट। ये तो अब आप इसमें हमें निकालना, देखो एच की वैल्यू तो हमें दे रखी है, एच की वैल्यू हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, और ये निकालना है। तो यानी एच डैश इक्वल ये आ जाएगा आपका cos 45, और cos 45 जो होता है 1/√2, तो ये 10√2 सेंटीमीटर। तो ये आंसर आपका आ जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। हाँ, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कार्नोट इंजन जिसकी दक्षता 40% है 500 केल्विन के ताप पर एक स्रोत से ऊष्मा लेता है। यदि इंजन की दक्षता 60% हो जाए तो उसी सिंक ताप के लिए स्रोत का ताप होना चाहिए 1200 केल्विन, 750 केल्विन, 600 केल्विन। कार्नो इंजन की दक्षता 50% से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। देखिए कार्नोट इंजन हीट चैप्टर से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ग्रुप एक्स, ठीक है। तो पहले तो ये देखो, पहले हमें जो इसका एक फार्मूला होता है, तो इसमें हमारा फार्मूला होता है एफिशिएंसी का, दक्षता का बोलते हैं इसको, तो 1 - T2/T1। देखो यहाँ पे जो T1 होता है वो तो होता है टेम्परेचर ऑफ सोर्स, ठीक है, जो स्रोत है उसका ताप होता है जो कि ज्यादा होता है, और T2 जो होता है वो टेम्परेचर ऑफ सिंक, जिसको आप बोलते हैं निष्कास, ठीक है, सिंक, उसका ताप होता है जो कम होता है। तो पहले तो हमें यहाँ पे ये दे रखा है 40%, तो 40% का मतलब आपका ये हो गया। और इसमें T2, हाँ हमें क्या था इसमें देना था, दे रखा था हीट फ्रॉम द सोर्स, यस ये दे रखा था, T2 निकालना है इसमें, T2 तो निकालना है। T1 दे रखा है आपको, ये दे रखा है 500, ठीक है, 500 दे रखा है ये, तो 500 केल्विन। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके इसको आप कर ही लेंगे सॉल्व, तो ये आ जाएगा T2 इक्वल हमारा आ जाएगा सॉल्व करके 300 केल्विन आ जाएगा, राइट, 300 केल्विन आ जाएगा, सॉल्व कर लेगा इसको। ये अब देखो अब क्या बोल रहा है, अब हमें जो सोर्स का टेम्परेचर तो मिल गया, सोर्स का टेम्परेचर वो कह रहा है ना, सेम सिंक, यहाँ पे आपको, ठीक है, सेम सिंक, हाँ, तो टेम्परेचर हमारा सिंक वाला तो पहला वाला सेम है। तो अब देखो अब इसमें क्या लगेगा, अब ये लग जाएगा न्यू एफिशिएंसी इक्वल 1 - ठीक है, और T2, सिंक टेम्परेचर वही है, वो कह रहा सेम, सेम कह रहा है, देखो सेम, और ये आपका हो जाएगा T1 डैश, राइट। तो T1 डैश ये हमें निकालना है, और ये बोल रखा है 60%, 60%, और ये हमें रखना है 300, और इसका मान निकालना है, राइट। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे, और सॉल्व करके ये हमारा हो जाएगा 300/T1 डैश, और ये आपने इसको कटिंग करी तो 1 - इसको करा 3 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, और ये सॉल्व करके आपका आ गया 2/5, और 2/5 का मतलब हो गया T1 डैश इक्वल, इसको आपने मल्टीप्लाई करा 300 × 5/2, तो ये 750, ये आंसर हो गया। तो याद रखिए कार्नोट इंजन के जनरली ग्रुप एक्स में क्वेश्चंस आते हैं, इसकी आप अच्छी प्रैक्टिस करके जाइए, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए तो मैंने एक क्वेश्चन उठा दिया, हालांकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होती है, तो यहाँ तो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ तो लिख रहा हूँ, तो जितना आप मेंटली करेंगे उतना बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा कौन सा आंसर मिल गया, ये आंसर हमारा हो गया 750 बी ऑप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका
नलिका के कैथोड तथा लक्षित इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर को 20 किलो वोल्ट से बदलकर 30 किलो वोल्ट कर दिया जाता है तो तरंग दैर्ध्य में प्रतिशत परिवर्तन होगा। 25% वृद्धि, 33.3% कमी, 33.3% वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। देखो ये आपका मॉडर्न फिजिक्स एक्सरे चैप्टर से आ रखा है और याद रखिए एक्सरे चैप्टर में हमारा एक फार्मूला होता है, चैप्टर में है लैम्डा इक्वल एच सी अपॉन ई इजिकल टू ना, ये होता है ना ऐसे ई इजिकल टू एच न्यू एच सी अपॉन लैम्डा। तो इससे हमने ये बना लिया, ठीक है। हाँ, और मैं इसको अगर और इसको करूं तो 12375 अपॉन ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। तो बस इसी से पकड़ना है शॉर्ट मेथड। तो अब आपसे इससे मुझे पता लग गया कि जो लैम्डा होता है वो रेसिप्रोकल वी, बस इससे समझना है आपको, ठीक है। तो अब देखो इसमें पहले मैं लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 ये निकालूंगा, तो यानी V1 अपॉन V2 और ये हो जाएगा 20 अपॉन 30 यानी कि 2/3, ठीक है। एक से छोटा है तो डिक्रीज होगा, ठीक है, एक छोटा है तो डिक्रीज होगा, ठीक। अब हमने पूछा हुआ इसने परसेंटेज चेंज, ये पूछा हुआ परसेंटेज चेंज है ना, परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ ये पूछा हुआ है। तो खैर कोई बात नहीं इसमें। तो परसेंटेज चेंज का फार्मूला जाएगा परसेंटेज चेंज इक्वल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो ये वैल्यू मैंने निकाली है लैम्डा 2 ये पुट कर देनी है आपको, इनटू 100 कर देना है। तो ये आ जाएगा आपका 2/3 माइनस 1 इंटू 100। तो ये देखो यहाँ पे माइनस का मतलब समझ गया, कमी है, ये ध्यान रखना है। हालांकि देखो मैं वैसे तो अगर हमें इसे प्रॉपर मेथड शो करना होता तो मैं ये सलाह देता फिर स्कूल के जैसे होता है कि आप एक में से इसको माइनस करो, लेकिन हमारे जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें अपने स्टेप नहीं देने होते हैं। तो आप हमेशा ये वाला फार्मूला अप्लाई करो, अगर ये माइनस में आता है तो मतलब कमी है, डिक्रीज, अगर ये प्लस में आता है तो इंक्रीज यानी कि वृद्धि। तो हमें अननेसेसरी इसके चक्कर में नहीं पड़ना है कि 1 से माइनस करेंगे या 1 को माइनस करेंगे, इसमें नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि आपको स्टेप शो नहीं करने हैं। तो इस तरह से आपका ये आ जाएगा ये, राइट, इतना आ गया। तो इसका मतलब माइनस का मतलब क्या हुआ, तो 33% डिक्रीज, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिक्रीज। तो ये आंसर हो गया हमारा बी आंसर आ गया इसमें। अच्छा, तो 7th हो गया। अब आते हैं हम 8th क्वेश्चन पे। मॉडुलित वाहक तरंग के अधिकतम व न्यूनतम आयाम क्रमशः 800 MV तथा 200 MV है। मॉड्यूलेशन प्रतिशत होगा 60%, 40%, 20%, 100%। देखिए जो कम्युनिकेशन चैप्टर है ये प्रश्न उससे लिया गया है, उससे भी, हालांकि मैं यूं तो नहीं कहूंगा कि इससे श्योर है, मगर कभी कभार इससे भी आते हैं। तो थोड़े बहुत क्वेश्चन आप इसके भी देख सकते हैं। तो पहले तो हम फार्मूला लिखते हैं। हाँ, इसका एक फार्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ मॉड्यूलेशन, ठीक है, मॉड्यूलेशन यानी इसका मतलब हो गया मॉड्यूलेशन का नियतांक। ये हमारा आता है ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम अपॉन ई मैक्सिमम प्लस ई मिनिमम, ठीक है। तो इसमें हमें जो जो दे रखा है उसको हम कर देते हैं। तो 800 माइनस 200 अपॉन 800 प्लस 200। इसको आपको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा, डिवाइड करके 6/10 आ जाएगा। तो यानी कि ये आपका, ठीक है, 6/10 लिख दीजिए, राइट। अब उसने पूछा हुआ परसेंटेज ऑफ, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन के लिए आप क्या करेंगे, जो ये वैल्यू आएगी इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा आपका 60%, राइट। तो इस तरह से आंसर हमारा हो गया फर्स्ट, राइट। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी बिंदु x, y
विभव V बराबर 3x² वोल्ट है। बिंदु 2,1,3 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी +12 वोल्ट पर मीटर, -12 वोल्ट पर मीटर, +24 वोल्ट पर मीटर, -24 वोल्ट पर मीटर। देखिए इसमें आपको विद्युत पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव से दिया गया है। तो याद रखना है आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन में एक फार्मूला होता है आपका, फार्मूला है E = -dV/dr, यहाँ पे मैं dx लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि x है, ये लगाना है आपको। तो E = अब हमें यहाँ पे जो V गिवन है, यहाँ पे V गिवन है 3x² और ये आ जाएगा -6x, ठीक है। तो यानी कि आप देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे जो पूछा हुआ है रिक्वायर्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें रिक्वायर्ड यानी जो पूछा हुआ है, तो और बिंदु कौन कौन से हैं वो देखिए। बिंदु हमारे हैं, बिंदु आते हैं हमारे 2, 1, 3, ये बिंदु हैं। तो अब चूंकि इसमें सिर्फ x है, ठीक है, और सिर्फ x है तो x की वैल्यू आप ले लीजिए 2, तो इसमें आप 2 पुट कर दीजिए, राइट। तो -6 × 2 दैट मीन्स 12 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो हमारा आंसर मैच किया हुआ है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मान लीजिए हमें ना यहाँ पे तो माइनस ऑप्शन भी हमें दिया हुआ था, कई बार हमें माइनस ऑप्शन नहीं दिया होता है, तो उस केस में हम इसको +12 भी ले लेंगे, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखें, कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो हालांकि इस टाइप क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन ये भी है, ये भी आपको बताना है कि इसकी भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपकी एक अच्छी रैंक आएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। हाँ, आगे जो वीडियो होंगे उसमें हो सकता है, जैसे यहाँ तो सिर्फ x था, हो सकता है वो y के फॉर्म, उसमें जैसे इसमें ओनली x है, ठीक है, यहाँ पे तो ओनली x है, हो सकता है y भी और z भी हो, तो उसे आप कैसे टैकल करेंगे वो नेक्स्ट उसमें आपके क्वेश्चंस में आएंगे। पृथ्वी पर किसी स्थान पर BH बराबर 1/√3 BV है। उस स्थान पर नति कोण है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री। देखिए ये पृथ्वी के चुंबक, जो पृथ्वी का चुंबक है, अर्थ मैग्नेटिज्म, उस चैप्टर से रखा है, ठीक है। तो आपको इसमें जो पूछा हुआ है, एक सिंपल सा फैक्ट दे दिया है। तो हमें एक फार्मूला मालूम है नति कोण, किसी से भी लिख दो आप, डेल्टा से, डेल जी से भी लिख दो नति कोण, ठीक है। ये होता है हमारा BV/BH। इसमें ये होता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यानी कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, और ये होता है BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ये वाला फार्मूला। तो इसमें आपको देखो, इसमें हमें BH की जगह तो बस V तो ऐसे रहने दो आप, और BH की जगह ना, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ ये इसकी जगह पे, ये सॉरी, इसकी जगह पे, हाँ, तो ये जो दे रखा है यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 1/√3 BV, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका √3 आ जाएगा, और √3 किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री। तो इस तरह से आंसर हमारा हो गया डी आंसर, राइट। अच्छा, इसमें ना, इसी में आपसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक इक्वेटर पर एंगल ऑफ डिक कितना होता है, ठीक है, चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय भूमध्य रेखा पे कितना होता है, पोल्स पे कितना होता है, ध्रुवों पे कितना होता है। तो चुंबक को अगर हम ध्रुवों पे ले जाएं तो उसकी पोजीशन क्या होगी। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं, तो उसकी जरूर तैयारी करें आप। नेक्स्ट, की एक किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री पर आपतित होती है। इस किरण में विचलन होगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। देखो ये लाइट चैप्टर से है, इसमें आपसे ये पूछा हुआ है
कि अगर कोई प्रकाश किरण जो है 30 डिग्री कोण पर किसी समतल दर्पण पर आपतित होती है तो बताइए कि वो कितने कोण पर डेविड होती है, विक्षेपित होती है। तो देखो इसका तरीका, इसका आंसर एक फार्मूला बता रहा हूं। तो ये जो विक्षेपण होता है पाई माइनस 2 थीटा, ये फार्मूला लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिग्री के फॉर्म में दे रखा है, तो 180 माइनस, और थीटा यहाँ पे होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, आपतन कोण। और ये हमारा यहाँ पे 30 डिग्री है और 60 माइनस करके हमारा 120 डिग्री आंसर आता है, जो कि डी ऑप्शन है। अब आप पूछेंगे सर ये होता कैसे, ऐसा कैसे पता लगेगा? तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये जो है समतल दर्पण है, ठीक है, और ये कोई प्रकाश किरण इस पे आई, ठीक है। तो अब देखो ये इस पे आई, ठीक है, ये तो जाएगी नहीं इधर, ना इधर, तो ये यहाँ चली गई, चली ऐसे गई, और ये कोण हो गया आपका थीटा, थीटा, ये कोण थीटा हो गया। अब देखो वैसे तो इसको जाना था ऐसे, ऐसे जाना था, ठीक है, लेकिन ये ऐसे चली गई, तो इसका मतलब ये अपना जो इसका पथ था, जो इसका मार्ग था ये वाला, ये इससे इतना डिग्री डेविएट हो गई, विक्षेपित हो गई ना, तो डेविएट हो गई ये बस। तो अब आपका जो है ये कितना आएगा? तो ये पूरा एंगल पाई होता है, इसमें से थीटा थीटा माइनस कर दीजिए तो 2 थीटा, ये ऐसे आता है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, इसकी भी आप प्रैक्टिस करें। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण के आगे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो आवर्धन होगा 2, 4, 6, 8। देखिए ये क्वेश्चन में आपको, हाँ, इसमें क्या निकालना है, हमें बता दिया कि आवर्धन जो है, बता दिया कि इमेज बनती है, रियल बनती है, वास्तविक बनती है, तो आवर्धन कैसा होता है। तो देखो एक तरीका तो ये होता है कि आप इसमें मिरर, जो मिरर फार्मूला है 1/f इक्वल 1/v, और ठीक है, प्लस 1/u, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, और याद रखना है आपको कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है ना, ये हमेशा u जो है माइनस में लिया करो, u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर, राइट। अच्छा, और कॉन्केव मिरर है, अवतल दर्पण है, फोकल लेंथ माइनस में होती है, तो f इक्वल -20 सेंटीमीटर। अब बस, तो अब आप जब इसमें ना u और f के मान रख देंगे तो इससे आपका v निकल आएगा, और जब v निकल आएंगे तो आवर्धन बराबर -v/u का फार्मूला लग के निकाल लेंगे। लेकिन मुझे इससे नहीं निकालना है, मगर मैं बता रहा हूँ कि एक हमारी अप्रोच ये भी होती है। मैं जो इसमें फार्मूला अप्लाई करूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी क्वेश्चन इससे कवर होते हैं, वो करूंगा ये वाला फार्मूला, ठीक है बच्चों, ये फार्मूला करूंगा। तो इसमें देखो, इसमें मुझे वैल्यू पुट करनी है -20, u की वैल्यू -25 है, और ये माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस, राइट। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे, -20 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल माइनस, राइट, ये आंसर आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन इन्होंने, अच्छा, मिस प्रिंट हो गया, तो इसमें देन द इमेज, दोनों में 4 लिख दिए ना, तो एक में -4 कर देते हैं इसमें, चलो इसमें कर देते हैं -4, ठीक है, -4 कर दीजिए। तो उसने पूछा कि इमेज फॉर्म इज रियल देन द मैग्निफिकेशन विल बी, तो ये आपका हो जाएगा, या फिर इसमें ऐसे रहा होगा, -4 रहा होगा, ठीक है, या यूं हो सकता है कि जैसे ये वाला ऑप्शन दे दिया होगा उसने 2 दे दिया होगा, ठीक है, तो यहाँ 4 कर देंगे आप। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे जो माइनस का मतलब होता है, माइनस से पता लगता है कि रियल है, वास्तविक है, ठीक है, और बाकी ये 4 है। तो इसको हम 2 तरह से पढ़ते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए ये, इसकी जो वैल्यू है 4 है, यानी कि 4 गुनी इमेज बनेगी, और माइनस साइन क्या बता रहा है, वो बनेगी रियल, वास्तविक, उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में 2 मिस हो गया, तो ये लेंगे आप, ठीक। तो देखो कितना सिंपल फार्मूला है, मैंने कहा ना, ये देखो बाकी स्टेप तो मैं आपको लिख रहा हूँ, तो ओरली कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 12th क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी, इनमें से कोई नहीं।
देखो जो साउंड है, साउंड का क्वेश्चन आपके एग्जाम में श्योर आता है, एक तो श्योर आना ही है और ज़्यादा भी आ सकते हैं, तो साउंड तो आप जरूर कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फैक्ट याद कीजिए उसके। तो ये देखो हमारा एक फार्मूला साउंड में आपका जो आएगा ना, वो इस तरह से आता है एक फार्मूला। तो इसका मतलब जो साउंड की जो वेलोसिटी होती है, ध्वनि का वेग होता है, वो उसके ताप के वर्गमूल के। तो आप सोचो अगर आप ताप बढ़ाओगे तो बाकी सब कंडीशन सेम अगर है, अगर आप ताप बढ़ाओगे तो भी बढ़ेगा, ताप घटाओगे तो कम होगा, है ना। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर स्पीड साउंड विल इंक्रीज, ये ध्यान रखना है आपको। तो इससे भी तो आपके एग्जाम में इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, ये तो खैर थियोरेटिकल था, ठीक है। तो अब आप इसकी भी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट, एक गेंद को 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ प्रक्षेपित किया जाता है, जो क्षैतिज के साथ 30 डिग्री की कोण बनाती है। तो गेंद का उड्डयन काल होगा 1.5 सेकंड, 3.5 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड। देखिए प्रक्षेपक गति से है, और प्रक्षेपक गति में इस तरह से है ये क्वेश्चन कि जैसे मान लीजिए ये है और यहाँ पे आपने किसी बॉल को फेंका कितने डिग्री कोण पर, 30 डिग्री कोण पे, तो वो यूं जाती है ऐसे, ठीक है। तो आपको ये वाला कोण दे रखा है 30 डिग्री और ये यूं दे रखा है। आपको पूछा हुआ उड्डयन काल, उड्डयन काल का मतलब होता है वो कितने समय तक हवा में यात्रा में रही, उड़ान में रही, यहाँ से यहाँ तक का समय, ठीक है। तो डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो T इक्वल 2u साइन थीटा अपॉन g, ठीक है। और g की वैल्यू इसमें 10 दे रखी है आपको, 2u की वैल्यू कितनी है, 15 है, और साइन 30 है, और g का मान 10 लगा दीजिए, ये आपका 1/2 आएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1.5 सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा इससे ज़्यादा सही रहेगा। तो हो गया हमारा ये क्वेश्चन। 1.5 सेकेंड कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ताप बढ़ने पर किसी वस्तु की प्रत्यास्थता बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर हम किसी पदार्थ का ताप बढ़ाते हैं तो याद रखिए उसकी प्रत्यास्थता घटती है, ठीक है। हाँ, क्या होती है, घटती है, ये ध्यान रखें।